डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। कोलकाता में शुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की ली शपथ। अग्निमात्रा पॉल, दिलीप घोष, अशोक कार्तिनियान, खुदीराम टुडू और निशित प्रामाणिक बने मंत्री। तमिलनाडु में थलपति विजय की सरकार का रास्ता साफ, टीवीके को वीसीके ने अपना समर्थन दिया। बारह 12,000 किलोमीटर तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल आईसीबीएम का सफल परीक्षण। केवल 4 देशों अमेरिका, रूस, चीन और उत्तर कोरिया के पास आईसीबीएम तकनीक। ईरान ने परमाणु कार्यक्रम खत्म करने की मांग ठुकराई, बोला एनरिच्ड यूरेनियम पर कोई समझौता नहीं, अमेरिका नाकेबंदी हटाए तो हॉर्मुज़ खोलेंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। पश्चिम बंगाल की राजनीति में 9 मई 2026 का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। आजादी के बाद पहली बार राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई और शुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में आयोजित भव्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत भाजपा के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। शपथ लेने के बाद शुवेंदु अधिकारी पीएम मोदी के पास पहुंचे और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष समेत 4 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। बंगाल के गवर्नर आरएन रवि ने शुवेंदु के अलावा 5 और विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तिनिया, खुदीराम टुडू और निशित प्रामाणिक शामिल रहे। शपथ में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, एनडीए और बीजेपी शासित राज्यों के 20 मुख्यमंत्री मौजूद रहे। कार्यक्रम में सबसे पहले मोदी ने मंच पर रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पीएम ने भाजपा के 98 साल के कार्यकर्ता माखनलाल सरकार को सम्मानित किया। मंच पर आते ही प्रधानमंत्री सीधे सरकार के पास गए, उन्हें शॉल उड़ाया और फिर उनके पैर छुए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने सीएम बनने के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा, ये दिन देश और पश्चिम बंगाल दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री की ये इच्छा थी कि नई सरकार का गठन रविंद्र जयंती के अवसर पर हो। यही कारण है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गुरु रविंद्रनाथ को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। जोड़ा शांकु में नमन करने के बाद मेरे काम की शुरुआत होगी। बंगाल सरकार के शपथ ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंसा में मारे गए भाजपा कार्यकर्ताओं के परिजनों से मुलाकात की। बांग्लादेश अवामी लीग की अध्यक्ष और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद मुख्यमंत्री बनने पर शुवेंदु अधिकारी को बधाई दी है। शेख हसीना फिलहाल भारत में ही शरण लिए हुए हैं। আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত, প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায় আচরণ করিব।
अगली खबर, पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद शुवेंदु अधिकारी को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा भगवा अंगवस्त्र पहनाकर सम्मानित करने के दृश्य सामने आए हैं। शपथ लेने के बाद शुवेंदु अधिकारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद लिया और जब वो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचे तो योगी आदित्यनाथ ने उन्हें भगवा फटका पहनाकर सम्मानित किया। पीएम मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत कई दिग्गज नेता शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बने। थोल तिरुमावलवन में के नेतृत्व वाली वीसीके ने विजय की पार्टी टीवीके को बिना शर्त समर्थन देने का ऐलान किया है। इससे तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर चल रही राजनीतिक हलचल और तेज हो गई है और अब विजय सरकार बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। वीसीके के इस फैसले को थलपति विजय के लिए बड़ा राजनीतिक समर्थन माना जा रहा है। वहीं थोल तिरुमावलवन के नेतृत्व वाली पार्टी ने साफ किया है कि उनका समर्थन बिना किसी शर्त के होगा। एक्टर विजय शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मिले और सरकार बनाने का दावा पेश किया, लेकिन उनके पास महज 116 विधायकों का ही समर्थन पत्र था। इससे पहले विजय ने 6 और 7 मई को भी सरकार बनाने का दावा पेश किया था, लेकिन राज्यपाल ने कहा कि 118 विधायकों का समर्थन दिखाए बिना वे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं कर सकते। पंजाब सरकार के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि लंबे समय तक पूछताछ और छापेमारी के बाद ईडी ने यह कार्रवाई की। सूत्रों के मुताबिक संजीव अरोड़ा के कई करीबी लोगों को भी हिरासत में ले लिया गया है। वहीं उनके ठिकानों पर ईडी की रेड अब भी जारी है। जानकारी के अनुसार ईडी की टीम ने सुबह से ही संजीव अरोड़ा से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी शुरू की थी। इस दौरान दस्तावेजों की जांच की गई और कई लोगों से पूछताछ भी हुई। काफी देर तक चली कार्रवाई के बाद ईडी ने संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमला बोला था। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने राजनीतिक मकसद पूरे करने के लिए ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। भगवंत मान ने कहा कि विपक्षी नेताओं को डराने और दबाव बनाने के लिए लगातार केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया। संजीव अरोड़ा की गिरफ्तारी के बाद पंजाब की राजनीति गर्मा गई है। आप इसे राजनीतिक दबाव की कार्रवाई बता रही है, जबकि बीजेपी की तरफ से अभी तक इस मामले पर कोई बड़ा बयान सामने नहीं आया है। फिलहाल सबकी नजर ईडी की आगे की कार्रवाई और कोर्ट में पेशी पर टिकी हुई है। पंजाब को खासकर मोदी जी टारगेट कर रहे हैं। पंजाब के लोगों के साथ धक्का किया जा रहा है। पंजाब के लोगों के साथ नाइंसाफी की जा रही है। पंजाब के लोगों को कुचलने की कोशिश की जा रही है। पंजाब के लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है। पिछले 4 साल में मोदी जी ने पंजाब में पहले 3 काले कानून लाने की कोशिश की। पंजाब के किसानों के विरोध के सामने मोदी जी को झुकना पड़ा। पिछले 4 साल से ग्रामीण विकास का हजारों करोड़ रुपया, जिससे मंडियों की गांव-गांव की सड़कें बननी होती हैं, वो प्रधानमंत्री जी ने रोक दिया। पूरे देश च बीजेपी का काम करन दा तरीका है, वो हुण पंजाब नूं चलना पै रहा पिछले कुछ दिनों तो। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इलेक्शन कमीशन, ये 4-5 हथियार ने बीजेपी कोल, जिन्हां दा राजनीतिकरण हो गया। ये अपनी राजनीति वास्ते उन्होंने बरतते आए ने बहुत लंबे समय तो।
अगली खबर का रुख करेंगे। झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार यानी कि झालसा के तत्वाधान में रांची सिविल कोर्ट परिसर स्थित 40 कोर्ट भवन में वर्ष 2026 की दूसरी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत का उद्घाटन झारखंड हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश एवं झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष सुजीत नारायण प्रसाद ने वर्चुअल माध्यम से किया। इसका मुख्य उद्देश्य आम लोगों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत दिलाना, अदालतों पर बोझ कम करना तथा वादियों के समय और धन की बचत करना है। इस विशाल विधिक अभियान के तहत वर्षों से लंबित मामलों को आपसी समझौते के आधार पर निपटाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। झालसा के निर्देश पर सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकार यानी कि DLSA को सक्रिय किया गया है। राज्य भर में कुल 300 न्यायिक बेंचों का गठन किया गया है, जिनमें लगभग 1.53 लाख लंबित मामलों और 21.24 लाख प्री लिटिगेशन मामलों को सूचीबद्ध किया गया है। इसमें आपराधिक सुलहनीय मामले, चेक बाउंस, बिजली पानी बिल विवाद, श्रम और वन संबंधी मामले, वैवाहिक विवाद तथा बैंक रिकवरी केस शामिल हैं। उद्घाटन समारोह के दौरान मंच से झालसा और डालसा के पदाधिकारियों सहित रांची DC और अन्य विशिष्ट अतिथियों ने अपने विचार रखे। वहीं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद ने पत्रकारों से बातचीत में लोक अदालत की उपयोगिता और इसके व्यापक प्रभाव पर प्रकाश डाला। अधिकारियों ने कहा कि ये पहल न्याय व्यवस्था को अधिक सुलभ, तेज और जनहितकारी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाँ, उम्मीद करते हैं काफी निष्पादित होगी। लोग में उत्साह है, शाम को पता चलेगा कितना होता है। कोशिश कर रहे हैं हम लोग। इन्वेस्टिगेशन पे अपने स्पीच में कुछ कहा। इन्वेस्टिगेशन तो बहुत मैटर करता है ना किसी भी क्रिमिनल केस में। अगर इन्वेस्टिगेशन सही होगा तो फिर जो कोर्ट में जो कन्विक्शन रेट अगर बढ़ेगा तो लोगों में डर का माहौल होगा कि नहीं ऐसा करने से ऐसा होता है। लेकिन अगर कन्विक्शन नहीं होता है, एक्विटल होता है, तो जो सही में जो क्राइम किया तो उसका तो उत्साह बढ़ेगा, चलो करने से कुछ नहीं होता है, फिर करो, रिपीट करो। तो जो डेटरेंस है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए इन्वेस्टिगेशन का भी इम्पोर्टेंट है, उसको सही होना तो जरूरी है। झारखंड हाईकोर्ट के सीनियर जस्टिस और झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष सुजीत नारायण प्रसाद के नेतृत्व में जिस तरीके से झारखंड में डालसा द्वारा आज दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन किया गया है, इसी कड़ी में बात करने के लिए इस वक्त हम यहाँ रांची सिविल कोर्ट परिसर में हैं, जहाँ के 40 कोर्ट भवन में आज वर्चुअल माध्यम से जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने उद्घाटन किया है। राष्ट्रीय लोक अदालत की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत है, उसका उद्घाटन हुआ है, जिसके तहत राज्य में 300 देखा जाए तो केंद्र बनाए गए हैं और जहां पर देखा जाए तो इस के तहत तमाम मुद्दों पर जो लंबित मामले हैं उस पर सुनवाई होने वाली है। अगर आंकड़ों की बात करें तो 1.53 लाख जो लंबित मामले हैं उसकी सुनवाई होगी इस राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत, जो दूसरी है इस साल की, यानी कि साल 2026 की दूसरी ये राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन है, जहां पर लंबित मामलों की आंकड़े की हमने आपको बात बताई। इसके अलावा प्री लिटिगेशन के जो मामले हैं, ये भी मामले हैं जो तकरीबन 2 लाख के करीब ये मामले हैं, इस पर भी सुनवाई होने वाली, यानी कि कुल मिलाकर दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत जो है सो लगभग 22 लाख जो मामले हैं उस पर आज सुनवाई होगी और वो मामले जो कि काफी ज्यादा समय तक लंबित रहते हैं उन पर सुनवाई का ये खास तौर पर ये पहल की गई है। यहाँ आपको बताना चाहेंगे ये बड़ी उपलब्धि की बात करेंगे। इससे पहले जो गौरव प्राप्त हुआ था झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष सुजीत नारायण प्रसाद ने जिस तरीके से गौरव प्राप्त किया था, बड़ी उपलब्धि हासिल की थी, सबसे ज्यादा आंकड़ों में सुनवाई हुई थी इससे पहले जो राष्ट्रीय लोक अदालत थी उसमें। और वहीं अगर बात करें प्री लिटिगेशन के मामले और लंबित मामलों की, तो इन मामलों में जो मुख्य मामले हैं उसकी बात करें तो कई ऐसे मामले हैं जैसे कि म्यूटेशन संबंधित मामले होंगे, बिजली बिल और पानी के बिल संबंधित चोरी का जो मामला है और चेक से जुड़े मामले हैं, जो वैवाहिक और पारिवारिक व्यवहार से जुड़े मामले हैं, ऐसे कई मामले जो लंबित है इस पर सुनवाई होने वाली है। और इसी के साथ आपको बताना चाहेंगे इस वक्त जो जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद है उन्होंने भी मीडिया से बातचीत में तमाम पहल के बारे में जानकारी दी। आज के इस उद्घाटन समारोह में डालसा और झालसा के प्रमुख सदस्यों के साथ साथ जिला प्रशासन, रांची जिला दंडाधिकारी
अधिकारी सह उपायुक्त डीसी यानी कि मंजूनाथ भजंत्री और एसएसपी राकेश रंजन से लेकर तमाम प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारी की मौजूदगी देखने को मिली। आइए अगली खबर, उत्तर प्रदेश में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की ताजा रिपोर्ट आते ही सियासत गर्मा गई है। बीजेपी इसे सीएम योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति की सफलता बता रही है, जबकि विपक्ष ने कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरा है। रिपोर्ट में लूट, डकैती और हत्या जैसे गंभीर अपराधों में गिरावट दर्ज की गई है। बीजेपी का कहना है कि प्रदेश अपराध मुक्त होने की ओर बढ़ रहा है। पार्टी इसे मजबूत कानून व्यवस्था की मुहर मान रही है। वहीं समाजवादी पार्टी ने सरकार के दावों को कागजी करार दिया। सपा का कहना है कि जमीनी हकीकत आंकड़ों से अलग है। महिलाओं, पिछड़ों और अनुसूचित जातियों पर अत्याचार बढ़े हैं। विपक्ष ने इसे सरकार की नाकामी बताया है। सियासी बयानबाजी के बीच आम जनता की सुरक्षा बड़ा सवाल है। बीजेपी इसे सुशासन का सर्टिफिकेट बता रही है, तो विपक्ष विफलता का दस्तावेज। एनसीआरबी के आंकड़े अपनी कहानी कह रहे हैं, लेकिन दावों और आरोपों की इस जंग में जनता ही तय करेगी कि यूपी की कानून व्यवस्था में कितना सुधार हुआ है। तो जो उत्तर प्रदेश में अपराध घटित हुए हैं, जो टोटल आईपीसी, बीएनएस के जो भी अपराध घटित हुए हैं, वो 12.14% यूपी में घटित हुए हैं। 35,44,000 के सापेक्ष 4,30,552 हैं, जबकि यूपी की आबादी देश की 17% है। तो इस मामले में, इस मायने से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जो ऑल इंडिया एवरेज है उससे अपराध स्थिति बहुत बेहतर है। एनसीआरबी के ताजा आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से कैसे बड़े परिवर्तन हुए। वरना सपा बसपा शासनकाल में कैसे उत्तर प्रदेश में रोज अपराध की घटनाएं मीडिया की सुर्खियां बना करती थी, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में सबसे ज्यादा तेज गति से सजाएं हो रही है। देश भर में नंबर 1 है। आज लूट के मामले में, डकैती के मामले में, हत्या के मामले में, तमाम गंभीर अपराधों के मामले में आज उत्तर प्रदेश की रैंकिंग राष्ट्रीय औसत में बहुत नीचे है। आज प्रदेश की तुलना में उत्तर प्रदेश एक रोल मॉडल बनकर उभरा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजद नेता तेजस्वी यादव ने बिहार की नई सरकार और मंत्रिमंडल गठन को लेकर एनडीए पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहली बार बिहार में 2 मुख्यमंत्री जैसी स्थिति है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि भाजपा अब परिवारवाद पर बोलने का नैतिक हक खो चुकी है। कैबिनेट में पूर्व मुख्यमंत्रियों जीतन राम मांझी, जगन्नाथ मिश्रा और नीतीश कुमार के परिवार के लोगों को जगह दी गई है। उन्होंने कहा कि पीएम पहले शहजादा कहकर विपक्ष पर तंज कसते थे, अब सरकार में शामिल शहजादों पर क्या कहेंगे। राजद नेता ने दावा किया कि मंत्रियों को जाति के आधार पर पद मिले हैं और महिलाओं को दरकिनार किया गया। इसे परिवारवाद की सरकार बताया। तेजस्वी ने कानून व्यवस्था और आर्थिक हालात पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि खजाना खाली है, गरीबों के घरों पर बुलडोजर चल रहा है, बिजली दर बढ़ोतरी है, नौकरी के वादों और नीट छात्र हत्याकांड पर सरकार को घेरा। तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जब बापू के हत्यारे को सरकार सौंप दी गई है तो नीतीश कुमार को अब शांति मिल गई होगी। देखिए, कौन मारे तो जांच का विषय है, लेकिन घटना जो हो रही है, चाहे ममता जी के घर या अभिषेक बनर्जी जी के घर के बाहर जाकर के ऊट पटांग करना, ये भी तो शोभा नहीं देता। कितने टीएमसी वर्करों को मारा गया, टीएमसी के दफ्तरों को जला दिया गया, बुलडोजर से तोड़ दिया गया। कौन से कानून के तहत? अगली खबर, छत्तीसगढ़ की 35 लड़कियों को झारखंड में बंधक बनाए जाने का मामला सामने आया है। इसमें 15 लड़कियां कांकेर जिले की बताई जा रही हैं और सभी नर्सिंग का काम करने गढ़वा गई थी, वहां पर ट्रेनिंग कर रही थी। एक लड़की ने शिकायत की है कि पैसे नहीं होने पर उसे बंधक बना लिया गया है। दुर्गोकोंडल क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की ने अपने गांव के एक युवक को मदद के लिए वीडियो बनाकर भेजा है, जिसमें धमतरी जिले के कुरूद की लड़की रोते हुए कहती दिख रही है। उसे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन घर जाने के लिए पैसे भी नहीं है।
वीडियो में एक महिला कहती है कि ये लड़की पैसा नहीं दी है, इसे नहीं जाने देंगे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो कांकेर कलेक्टर ने संज्ञान में लिया और उन्हें वापस लाने की बात कही है। कांकेर कलेक्टर नीलेश कुमार क्षीरसागर ने बताया कि वो झारखंड के गढ़वा जिले में कांकेर और अन्य जगह से कुछ लड़कियां नर्सिंग का काम करने गई थी। वहां पर ट्रेनिंग की सूचना मिली थी। गढ़वा से कल कुछ फोन कॉल मिला जिसमें लड़कियों के बंधक बनाए जाने की शिकायत है। कलेक्टर ने बताया कि कुछ युवतियां बालिग हैं और वो अपनी इच्छा से काम करने गई हैं। एक लड़की ने बंधक बनाने की शिकायत की है। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन गढ़वा जिले के कलेक्टर और एसपी के संपर्क में है। कलेक्टर ने कहा कि लड़कियां वहां कैसे पहुंची हैं, इस बात की जांच जारी है। जैसे स्थिति क्लियर होती है, टीम वहां जाकर कानूनी कार्रवाई कर उन्हें वापस लाएगी। महाराष्ट्र की राजनीति में राज्यसभा की एक सीट को लेकर हलचल तेज हो गई है। सुनेत्रा पवार के इस्तीफे के बाद खाली हुई सीट पर अब एनसीपी अजित पवार गुट किस नेता को राज्यसभा भेजेगी, इस पर सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। पार्टी के भीतर और बाहर सबसे ज्यादा चर्चा पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता छगन भुजबल के नाम की हो रही है। भुजबल का कद और उनका ओबीसी चेहरा होने के कारण उन्हें सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। हाल ही में भुजबल की ओर से आए बयान के बाद इन अटकलों को और हवा मिल गई है, जिससे राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। हालांकि एनसीपी अजित पवार गुट की ओर से अभी तक उम्मीदवार के नाम पर कोई आधिकारिक मुहर नहीं लगाई गई है। पार्टी नेतृत्व इस फैसले को लेकर मंथन कर रहा है और सभी समीकरणों को ध्यान में रखकर ही अंतिम निर्णय लेगा। राज्यसभा की ये सीट महायुति गठबंधन के लिए भी अहम मानी जा रही है। ऐसे में एनसीपी किस चेहरे पर दांव लगाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल सभी की निगाहें पार्टी सुप्रीमो अजित पवार और कोर कमेटी के फैसले पर टिकी है। आने वाले दिनों में तस्वीर साफ होने की उम्मीद है कि ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी किस नेता को सौंपी जाएगी। अगली खबर, अमेरिका के साथ जारी तनाव और बातचीत के बीच ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम या हाईली एनरिच्ड यूरेनियम पर कोई समझौता नहीं करेगा। तेहरान ने यह भी कहा है कि अगर अमेरिका नाकेबंदी हटाता है तो ईरान हॉर्मुज़ स्ट्रेट को दोबारा खोल सकता है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि वे सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म होने की स्थायी घोषणा चाहते हैं। उनका कहना है कि भविष्य में दोबारा युद्ध शुरू न होने की गारंटी भी मिलनी चाहिए। ईरानी अधिकारियों ने कहा है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर ईरान की संप्रभुता पर कोई बातचीत नहीं होगी। पिछले 24 घंटे में ईरान और अमेरिका के बीच तनाव फिर से चरम पर पहुंच गया है। ईरान ने अमेरिका को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उसने हॉर्मुज़ स्ट्रेट में दखल दिया तो क्षेत्र में जंग दोबारा शुरू हो जाएगी। दूसरी ओर यूएस सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि उसने 70 से ज्यादा जहाजों को ईरानी बंदरगाहों तक पहुंचने या वहां से निकलने से रोक दिया। अमेरिका का कहना है कि इन जहाजों में 13 अरब डॉलर से ज्यादा कीमत का तेल ले जाने की क्षमता है। इस बीच यूएई ने आरोप लगाया कि ईरान ने उस पर 2 बैलिस्टिक मिसाइल और 3 ड्रोन दागे। यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी को हवा में ही नष्ट कर दिया, लेकिन हमले में 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तनाव के बीच कूटनीतिक कोशिशें भी जारी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान और अमेरिका 30 दिन तक संघर्ष रोकने और हॉर्मुज़ स्ट्रेट को व्यापारिक जहाजों के लिए खोलने के प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं। हालांकि परमाणु कार्यक्रम और एनरिच्ड यूरेनियम का मुद्दा अभी भी सबसे बड़ा अड़चन बना हुआ है। हॉर्मुज़ संकट का असर वैश्विक बाजार पर भी दिख रहा है। तनाव बढ़ने से ब्रेंट क्रूड की कीमत $103 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। वहीं अमेरिका ईरान समझौते की उम्मीद से सोने की कीमतों में भी तेजी देखी गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।